Assalamualaikum. I am lecturer from Government College, Women University, Faisalabad, from Department of Information Technology. इसको पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको MIS भी बोलते हैं। MIS का स्टैंड पर यही है जो मैंने अभी आपको बताया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके क्रेडिटर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज क्रेडिटर्स? आवर्स का मतलब घंटे के। इस सब्जेक्ट को हमने एक वीक में कितने घंटे पढ़ना है? 3 आवर्स हमने पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। लेकिन अब इसकी डिवीजन कैसे हुई है? ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये हमें थ्योरी को बेस करवा रहा होता है, और नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये लैब वर्क को करवा रहा होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे 3 के 3 हमने जो थ्योरी में लिख दिए हैं ये कंसीडर करवा रहा है कि ये टोटली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। थ्योरी बेस्ड हमारे पास कोर्स मौजूद है और इसमें कोई लैब नहीं है, जीरो कंसीडर हो रही है। तो इसमें हम टोटली ये देखेंगे कि हमारे पास ओवरऑल थ्योरी में कि हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी चीजों को डिस्कस किया गया है, किन पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो चीजें डिस्कस की थी उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हमने किन चीजों को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट का मतलब ही ये होता है कि हमने उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के किसी चीज का उसके ऊपर वर्क करना होता है, यानी कि सिलेक्शन करनी होती है। लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं। मोर प्रोडक्टिव देन फॉर्मिंग का होल सिस्टम। ये हमारे पास प्रोडक्टिवली वर्क करती है। किसी भी सिस्टम के अंदर जाने से पहले उसकी करेक्शन करने पहले एलिमिनेट हम कर देते हैं कंप्लीटली तमाम मैनुअल हैंडलिंग को। इन्फॉर्मेशन करने से पहले ऑनर आर लार्जर फंक्शनैलिटी देन द सिंपल सम ऑफ एप्लीकेशन। कि एक सिंपल सम, एक ही चीज को अचीव करने के लिए हम उसका सम निकालते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। सिनेरियोस हमारे पास क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको हमने जज करना है, एक न्यू एप्लीकेशन बनाना और उसके अंदर पिछली वन का निकालना। अब आते हैं टिपिकल प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे पास क्या करती हैं, कॉपरेट करती हैं कॉमन लैंग्वेज को। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर हार्डवेयर, ऑपरेशनल सिस्टम एंड नेटवर्क, ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिकली वर्क करती हैं जो सिस्टम को मूव करवाने में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन हैव वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड देयर फॉर फंक्शनल एप्लीकेशंस, के उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं या डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके जरिए अपनी फंक्शनल एप्लीकेशंस को बढ़ाती हैं। ड्यूरिंग एप्लीकेशन कनेक्शन a complicated structure arise as regard the application to application connection। के application 2 और फर्स्ट के जो कनेक्शन होंगे उनको साथ में देखिएगा कि पहला एप्लीकेशन क्या थी, दूसरी एप्लीकेशन जो हमने बनाई, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस आए, किस तरह से उसने आगे मूव करवाया है। फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, कौन कौन से आने चाहिए? कॉमन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अ डिस्पेंसर सेल्फलेस which denotes that the information about everything is collected only once, ideally from the source and sent to every process which is ready to use it। कि हमें जितने भी सोर्सेज हैं वो दिए गए हैं, उनको डोनेट करने से पहले हम हर सोर्स के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि जो सोर्स है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, और तमाम प्रोसेसेस को देंगे जो कि पहले इसको यूज करते हैं। यूनिक कलेक्शन सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन सेंडिंग, हम एक यूनिक सिस्टम से इन्फॉर्मेशन उठाते हैं फिर उनको सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। यूनिक मीडिया कलेक्शन, हमारे पास मीडिया कलेक्शन क्या होती है, काम कैसे लिया जाता है, इनको इन्फॉर्मेशन को हैंडल कैसे करती है। कॉमन टूल्स एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसीजर, कौन से बेसिक हमने टूल लगाने हैं उनको ताकि हम अपना इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसका प्रोसीजर चला सकें। अब डायलॉग प्रोसीजर यानी कि 1 बाय 1 कैसे किन स्ट्रेटेजीज को देखते हुए हमने सिस्टम को वर्क करवाना होता है। इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज डेवलपमेंट, अब इसके अंदर 1957 में क्या हुआ था? इन द यूएसए अमेरिकन प्रोटेक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी, APICS, A फॉर अमेरिकन, P फॉर प्रोटेक्शन, I फॉर इन्वेंट्री एंड C फॉर कंट्रोल, S फॉर सोसाइटी, ये स्टैब्लिश की गई थी किसके लिए? जो कि स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के किसी भी प्रोटेक्शन को देखते हुए। लेट 50 में क्या किया गया था कि असेसमेंट बनाई गई थी तमाम स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, जिसमें मटेरियल हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लानिंग आई थी, इसका स्टैंडर्ड यूज करता था। कंपीट आ जाती हैं हमारे कंप्यूट एक्यूरेसी, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एडिक्वेटली फ्लेक्सिबल, डिमांड ऑन कमोडिटीज क्या आ जाती हैं, कमोडिट उनको कैसे करें, चीज़ों को कैसे अचीव करें, उनका गोल क्या है MRP का। अब आते हैं इन्वेंट्री रिडक्शन पे। इन्वेंट्री रिडक्शन क्या है? वेयर हाउसेज में किस तरह से हमने इंटरलूप को चीज़ों को आगे लेते हुए चलना है। एक्यूरेट किस तरह से हमने डिफाइन करने हैं अपने सप्लाई ऑफ टाइम, मटीरियल्स क्या होंगे, सेमी फंक्शनल क्या होंगे,
प्रीसाइज किस तरह से हमने अपने डिटरमाइन करनी है, अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उनका यूजेज क्या होना चाहिए, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का टेक्निकली हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, फास्टर रिएक्शन अंडर इन्वायरमेंटल चेंजेस के हमारे इन्वायरमेंटल माहौल के अंदर क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं, उनको चेंजेस देखते हुए हमने उस सिस्टम को कैसे वर्क कराना है। अब उसके बाद हमने जो सारा काम कर लिया इन तमाम स्टेजेस को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कंट्रोल करना। इन्वेंट्री भी कर ली, एक्यूरेट चीजें भी देख ली, उनके पास प्रीसाइज डिटरमाइनिंग भी कर ली कि ये काम ठीक है कि नहीं ठीक, फिर उनका यूजेज भी चेक कर लिया, फास्टर रिएक्शन भी देख लिया, कंट्रोल भी कर लिया, इंडिविजुअल स्टेजेस तमाम स्टेजेस को हमने वन बाय वन करके कंट्रोल भी कर लिया। अब 1964 में क्या आया था कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम थी उसको इंटीग्रेट कराया गया फंक्शन को परचेज करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कमोडिटीज नेक्स्ट ईयर फर्स्टली क्रिएटेड मेनली फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन वेयर हाउसेज एंड फॉर सीरियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के। इलेक्ट्रो मशीनरी ब्रांच के अंदर रहते हुए हमने कैसे अपने सिस्टम को आगे से आगे मूव करवाया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंटरप्राइज सिस्टम डेवलपमेंट। कौन कौन से इंटीग्रेटेड में हुआ है तो 1989 पे आ जाते हैं। 1989 में MRP2 यानी कि मैन्युफैक्चर रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर रहते हुए एक ग्रेड सिस्टम बनाया था जिसने कॉमनली यूज किया था कि हमारा पूरा सिस्टम जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है। कॉमनली हम इसके फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड MRP2 में क्या किया गया था, रिलेशनशिप बनाया गया था पिछले का नए के साथ और उस रिलेशनशिप को रिटेल एंड होलसेल में यूज किया गया था। 90s में तमाम फंक्शन को प्रोसेसेस करवाया गया था। स्टैंडर्ड MRP इट टेकन अकाउंट तमाम सप्लायर जितने भी मैनेजमेंट है उसको काम कंडक्टेड करते प्रिपरेशन के साथ प्रोडक्शन एंड प्लानिंग बनाती है। बिसाइड्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या था कि देयर वर ह्यूमन रिलेशंस बनाना था, फाइनेंशियल फ्लॉज एग्जीक्यूटिव मटेरियल जितने भी हैं वो सारी चीजों को देखते हुए आगे लेकर जाया जाता है। अब आते हैं मिड 90 में क्या हुआ था, 1990s के जो स्टैंडर्ड था उसमें हमारे पास इंटरप्राइज जो रिसोर्स प्लानिंग थी उसको अप्रूव नहीं किया जा सका था। इसका मेन पर्पज ये था कंप्लीट करती है इंटीग्रेशन का तमाम लेवल की मैनेजमेंट के साथ कंपनी के। ERP में तमाम प्रोसेसेस जितने भी है ना प्रोडक्शन के वो इंक्लूड थे, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया, उनकी इंटीग्रेशन कराई गई डिफरेंट एरियाज में, फिर उनकी सक्सेस को देखा गया, इंफॉर्मेशन कैसे चल रही है, उनका डायरेक्ट एरियाज क्या है, वो किस तरह से रिएक्ट करती है, इनकी अपडेशन क्या है, रियल टाइम के अंदर रहते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए अवेलेबल है कि नहीं। एडिशनली हम अपना प्रोसीजर कैसे मूव करवा सकते हैं, क्या हम साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं, क्या उसमें फाइनेंशियल चीजें इंक्लूड करनी है, आइदर इन सब चीजों को हमने 90s में देखा गया था। अब आते हैं ERP के एरियाज के ऊपर कि ERP किन एरियाज में हमारे लिए बेनिफिशियल आती है। नंबर 1 पे है कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, कस्टमर सर्विसेज कैसे देती हैं, डेटाबेस इज अबाउट क्लाइंट्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर सर्विसेज, EDI ट्रांसफर टू ई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस को देखते हुए हम अपने डाटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लाइंट्स का डाटा कैसे ले रहे हैं, उनका ऑर्डर कैसे ले रहे हैं, उनकी सर्विसेज कैसे ले रहे हैं। अब प्रोडक्शन पे आते हैं, होलसेल सर्विस आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेटिंग परचेजिंग मटीरियल, फिर रोज आ जाती है स्टैब्लिश टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन, फोरकास्टिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, कैलकुलेटिंग ऑफ क्रिटिकल लेवल ऑफ इन्वेंट्री, प्रोसेस प्रोडक्शन कंट्रोल के हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का कंट्रोल कैसे चल रहा है, हम लोग काम को कैसे बिहेव कर रहे हैं, अपने कॉस्ट को कैसे लेके चल रहे हैं। अब आते हैं फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस में अकाउंटिंग आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स का फ्लॉज आ जाता है, किस तरह से हमने उनको कंट्रोल करना है, उनके ऊपर रिपोर्ट कैसे बना रहे हैं, किस तरह से कस्टमर की हम रिक्वायरमेंट्स को जरूरतों को पूरा करें, ये फाइनेंस में था। अब लॉजिस्टिक चेन इंटीग्रेशन में क्या था कि हमने इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और VRM को देखा था, जिसमें हमारा रिलेशनशिप सप्लाई चेन में तो हमें पता है कस्टमर के साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है कि हमारे जो सप्लायर्स के साथ बनता है, CRM में कस्टमर्स के साथ बनता है, VRM में वेंडर्स के साथ बनता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को चीज़ों को देखते हुए आगे चलते हैं। अब बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड आ जाती है, इसमें हमारे पास क्या आता है कि इंक्रीज करते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनली हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा जा रहा है, फिर रैपिड हमारा रिस्पांस, तेजी से हमें रिस्पांस क्या आता है, कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक हम वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हमारी प्रोडक्ट इजीली वर्क करके जा रही है। इंक्लूड एनालिटिकल टूल्स टू वैल्यूएट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में हमारा टूल किस तरह से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या आता है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेसेस पर अपस्ट्रीम सप्लाई चेन, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन आ जाती है। जो नेटवर्क आता था उसमें हमने कहा कि प्रोक्योर करना चाहिए, हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है उसके मुताबिक उसको एक नई प्रोडक्ट में लेके जाना चाहिए, फिर उस प्रोडक्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर अपस्ट्रीम में हमने क्या करना है, उस फंड को सप्लाई करना है, फिर सप्लायर से आगे प्रोसेस में लेके जाना, उनको ट्रांजेक्शन कराना है। डाउनस्ट्रीम में जब हमने ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल कर लिया तो अब हमारा मेन काम सिर्फ एक रह गया, इनको कस्टमर तक पहुंचाना। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइक सप्लाई चेन। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ जाती है। कंट्रैक्ट सप्लायर में आता है नाइक, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड कस्टमर्स आ जाते हैं, जो कि इनको डाउनस्ट्रीम के ऊपर ले जाते हुए वर्क करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
एंड जो क्या करते हैं इनएफिशिएंटली कट इनटू कंपनीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, के हमारा इनएफिशिएंटली वो क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी के प्रॉब्लम आ गई है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो कॉस्ट को जो है वो कट कर लेते हैं, जो कि 25% जो आता है एक्सपेंसेस जो कि उसमें से कट कर दिए जाते हैं। जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी यही है कि हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो जस्ट इन टाइम होना चाहिए, कि आप विद इन टाइम उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। कंपोनेंट्स अराइव एज दे नीडेड, जैसे जैसे उन्हें जरूरत होती है हम उसको पहुंचाते जाते हैं, और फिर उस गोल को शिफ्ट किया जाता है आफ्टर लिविंग असेंबली लाइन के, ऐसा एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद उस गोल को अचीव किया जाता है। अब आते हैं सेफ्टी स्टॉक पे। सेफ्टी स्टॉक क्या है? बुफर फॉर लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन सप्लाई चेन, कि हमारे पास जितनी भी सेफ्टी है हमने स्टॉक हमने सेफ्टी के साथ रखना है, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो उसको सर्वाइव कराया जा सके। अब आते हैं बुलविक information about product demand gets restored as it passes from one entity to next across supply chain, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक पहुंचाने के लिए हमें उसमें एक डिसऑर्डेड करना पड़ता है, एक सिस्टम को एक से मूव से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं सप्लाई चेन प्लानिंग में आ जाते हैं। सिस्टम है मॉडल एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन, डिमांड प्लानिंग, optimizing securing manufacturing plan, establish inventory plan, identifying transport models, and supply chain execution system, manage flow products to distribution centers and warehouses, के distribution centers कैसे जा रहे हैं, क्या वो सही तरह वर्क कर रहे हैं, हमारा मॉडल सिस्टम क्या है, डिमांड हमारी क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों को हमने सप्लाई चेन के अंदर डिस्कस करते हैं। यही चीज़ें हमारी बेसिक बना के हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाती हैं, और उसके अंदर हम अपने इंटरप्राइज के थ्रू यानी कि बिजनेस डीलिंग करते हैं और अपने आइडियाज को सिक्योर करते हैं। डेटाबेस अप्रोच टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अप्रोच का क्या मतलब होता है? किसी चीज के बारे में हमारी कितनी अप्रोचेस है, कितना हम डाटा को जो आगे मूव करवा सकते हैं, उनकी वर्किंग क्या काम को लेके जाता है, किस तरह से हम उसकी एबिलिटीज को देख सकते हैं, इन सब चीजों को हम अप्रोच होना कहते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी अप्रोचेस हमारे पास आती है डेटाबेसेस की मैनेजमेंट को देखते हुए, कि वो अप्रोच कैसे लेके चल रही है, अपने डाटा को एक्सप्लेन कैसे करे। कैपेबिलिटीज ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है? नंबर 1 डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी, नंबर 2 डाटा डिक्शनरी। डाटा डेफिनेशन कैपेबिलिटी में क्या था? स्पेसिफाई structure of database content used to create tables and define characteristics of fields। अच्छा, इसमें हमारे पास जितना भी टेबल बनता है ये हमारी क्या करती है? स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस का कंटेंट बनाती है, उसके अंदर यूज करती है टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, और उनके जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी फील्ड्स के 1 by 1 करके उनको डिस्क्राइब करते हैं। जब डिक्शनरी का वर्ड आ जाता है, डिक्शनरी जैसे हमारे मोबाइल की डिक्शनरी होती है, उसके अंदर हम अपने कॉन्टेंट नंबर्स वगैरह या उनकी डिटेल्स को सेव करते हैं, तो इसी तरह हमारे डाटा की भी डिक्शनरी होती है। ऑटोमेटेड और मैनुअल फाइल स्टोरिंग डेफिनेशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ये जित कहता है अगर आप लोग कंप्यूटराइज कर लें या मैनुअल में कर लें, दोनों सूत्रों में हमें डिक्शनरी रखनी पड़ती है। काम को चलाने के लिए उनकी डाटा डिक्शनरी बनानी पड़ती है, ताकि हमारा डाटा जो है एक अरेंज्ड फॉर्म में आ जाए, ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड फॉर्म में हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि चीज के अंदर चेंजिंग लाना, अपने मुताबिक चीज को ढालना। इसके अंदर इसमें बताया गया यूज टू ऐड, चेंज, डिलीट, रिट्राइव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। इसके अंदर हम चीज को ऐड भी कर सकते हैं, निकाल तब्दील भी कर सकते हैं, उस चीज को डिलीट भी कर सकते हैं, उसका डाटा रिट्राइव यानी कि दोबारा से हासिल भी किया जा सकता है। कहाँ से? किसी भी डाटाबेस से। अब ये एसक्यूएल, जहाँ पे एसक्यूएल आता है, एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी जैसे हम प्रोग्रामिंग में सिंटैक्सेस लगा के अपना काम करते हैं, इसी तरह इसमें भी सिंटैक्सेस लगा के काम किया जाता है, जिनमें हम लोग कमांड्स देते हैं, फिर वर्किंग आगे होती है, ये क्यूरी लग के। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूजर टूल्स फॉर जनरेशन एसक्यूएल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो भी है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि जनरेट करता है एसक्यूएल के टूल को। इसमें भी हम, यानी कि एक बेसिक फीचर है एक एसक्यूएल का सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। आल्सो मैनी हैव रिपोर्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज फॉर क्रिएटिंग पब्लिश रिपोर्ट्स करने के लिए क्रिस्टल रिपोर्ट्स। अब हमारे पास बहुत से डेटाबेसेस ऐसे हैं जिन्हें डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे रिपोर्ट्स को क्रिएट करवाते हैं, उनके अंदर डाटा की एबिलिटी बढ़ाते हैं, उन काम को आगे से आगे ले जाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। ये थे मेन पॉइंट। नंबर 1 डाटा डिक्शनरी डेफिनेशन एंड कैपेबिलिटी, नंबर 2 डिक्शनरी के डेफिनेशन में हमारे पास आता है कि डाटा बनना कैसा है, उसकी क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कितनी चीजें आएंगी। डिक्शनरी में आता है उनको स्टोर कैसे करना है, मैनिपुलेशन में उनकी लैंग्वेजेस ऐड सारा कुछ आता है। अब आते हैं यूजिंग डेटाबेसेस टू इम्प्रूव
बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। हम डेटाबेसेस के जरिए क्या अपनी बिजनेस परफॉर्मेंसेज जो होती हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग यानी कि ऐसी पावर इस्तेमाल करना, ऐसे डिसीजन लेने की हमारे पास सलाहियत मौजूद है। जी मौजूद है। कैसे मौजूद है? डाटा वेयर हाउसेस को देखते हैं। वेयर हाउसेस का मतलब होता है स्टॉक करना चीज का, एंड हमने उसकी जमा पूंजी रखनी होती है, यानी कि डाटा को ज्यादा मिकदार में हमने सेव करना होता है। स्टोर करंट एंड हिस्टोरिकल डाटा फ्रॉम मैनी और ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन सिस्टम से हम अपने डाटा का करंट या हिस्टोरिकल पिछला रिकॉर्ड जो होता है कई जगहों से उसको हम ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू सेव कर सकते हैं, उस डाटा को रख सकते हैं। कंसोलिडेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन फॉर यूज across enterprise but data cannot be altered। कि आपका जितना भी डाटा है या स्टैंडर्डाइजेशन इंफॉर्मेशन है उसको हम इंटरप्राइज कर सकते हैं, बिजनेस के साथ डीलिंग कर सकते हैं, लेकिन डाटा के अंदर बाद में चेंजिंग नहीं की जा सकती। अल्टर का मतलब होता है इसके अंदर और एडिशन नहीं की जा सकती। जब एक डाटा हम निकाले तो दूसरे डाटा को भी अच्छी तरह हमने जज करके फिर ही आगे मूवमेंट करवानी होती है। डाटा वेयर हाउस सिस्टम विल प्रोवाइड क्यूरी एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टूल्स। ये मेन टूल्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यूरी यानी कि कमांड लगाने का, फिर उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो डाटा वो सही तरह से वर्क कर रहा है, फिर रिपोर्ट करते हैं कि रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है, सही तरह से हमने रिपोर्ट किया, हमने जो रिपोर्ट हमारी पिछली थी उसके मुताबिक हमने वर्क करवाया है। अब आते हैं डाटा मार्ट, जिसे डी मार्ट भी बोलते हैं। सबसेट ऑफ डाटा वेयर हाउस विद समराइज्ड और हाईली फोकस्ड पोर्शन ऑफ फंड्स डाटा by use by specific population of users typically focuses on single subject or line of businesses। पहले तरह का डाटा वेयर हाउस का जो सबसेट है वो क्या होगा, जिसके अंदर हम डाटा को समराइज करते हैं, उनको जोड़ के रखते हैं, या फिर हाईली हमारा जो मेन फोकस होता है किसके ऊपर होता है, डाटा के फंड के ऊपर, जो स्पेसिफिक पॉपुलेशन यानी कि एक ही तरह के लोगों के अंदर रहते हुए काम करते हैं, एक ही स्पीशीज के अंदर रहते हुए करते हैं। और टिपिकली ये जिसका फोकस सिंगल सब्जेक्ट होता है या लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर, या तो हम अपनी सप्लाई कर रहे हैं या उस चीज को परचेज कर रहे हैं, या फिर उसका इसी लाइन को देखते हुए हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ये डाटा वेयर हाउस एंड डाटा मार्ट ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम डाटा की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं और अपना डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं जो हमारे डाटा के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग, इसमें अब हम देखेंगे बिजनेस इंटेलिजेंस BI। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है? हम अपने बिजनेस के अंदर हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या है, हम किस तरह से अपने बिजनेस की डीलिंग करें, हम कैसे देख रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है क्या वो डील कर पा रहा है, हमारा बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है। टूल फॉर कंसोलिडेटिंग एनालिसिंग एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू हेल्प यूजर्स मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। अच्छा, जितने भी टूल्स हैं ना उनमें वो क्या करेगा, उनकी कंसोलिडेशन चेक करेगा, उनके मुताबिक देखेगा कि डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक वे से वर्क कर रहा है, उनकी एनालाइजेशन कैसी चल रही है, क्या उनको एक्सेस है कि हम ज्यादा अमाउंट पे डाटा एंटर कर सकें, और ये बेहतर तरीके से हमारे डिसीजन को लेने में हमारे लिए मदद कर सकता है। और ये क्या था, ये एक हारम एंटरटेनमेंट एजेंसी थी जिसने क्या किया था, एनालिसिस किया था कस्टमर्स के बारे में कि कस्टमर की जो गेमिंग प्रोफाइल है या वो आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि कस्टमर्स को अगर कोई गेमिंग प्रोफाइल बना के दी जाए तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। यस, ये प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। बहुत से लोग जो है गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल केस बन सकता है। प्रिंसिपल टूल्स कौन कौन से इंक्लूड है? सॉफ्टवेयर फॉर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग, ऑनलाइन एनालिटिक प्रोसेसिंग, डाटा माइनिंग। जब सॉफ्टवेयर डेटाबेस क्यूरी एंड रिपोर्टिंग के लिए लगाया जाता है, इसमें DBMS आ जाता है। कैसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि एनालिसिस भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, उन क्यूरीज को ऐड करता है, उनकी रिपोर्ट बना रहा है। अब ऑनलाइन एनालिसिस जब हम करेंगे तो OLAP आ जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमने जिसके जरिए काम किया है, काम को देखा है कि हमारा जो एनालिसिस है पिछला काम कैसा हुआ था, उसको हमने अगले काम को कैसे लेके चले। डाटा माइनिंग यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रीवियस का नॉलेज के साथ अगले नॉलेज को कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट, यूजिंग डेटाबेस टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें हमारे पास एक फिगर आ रही है, इसको देखते हैं। डेटाबेस के अंदर डाटा वेयर हाउस, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटाबेस आता है कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजैक्शन, OLAP, डाटा माइनिंग, क्यूरी रिपोर्टिंग, फाइंड पैटर्न्स एंड इनसाइट्स, डिसीजंस एंड रिस्पॉन्ड टू द डाटा एंड पैटर्न। डेटाबेसिस में क्या आता है कि हमने इसका ट्रैक रखना है कि डाटा कहाँ पे बन रहा है, कैसे लेके जाया जा रहा है। अब इनके ऊपर ये क्यूरीज बनेगी, उनका वेयर हाउसेस देखा जाएगा कि क्यूरी की रिपोर्ट क्या है, किस तरह से इस रिपोर्ट को बनाया गया। इसके अंदर हमने पैटर्न्स फाइंड करने, पैटर्न्स को देखते हुए फिर हमने देखना इस तरह हमने पैटर्न ड्रा कर लिया और हमने लेना कि क्या ये पैटर्न ठीक बना है, आया इस पैटर्न के थ्रू हम अपनी वर्किंग चला सकते हैं, या हमें बराबर पीछे प्रीवियस में जाना पड़ेगा। देखिए इन्होंने एरो से भी शो कराया डेटाबेस टू वेयर हाउस टू बिजनेस इंटेलिजेंस। A series of analytical tools work with data
stored in database to find patterns and insight for helping managers and employees make better decisions to improve ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। इसमें हमें क्या कहता है कि एनालिटिकल टूल जितना भी होता है ना वो वर्क करता है डाटा को स्टोर करना, जिससे हम पैटर्न फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्प करते हैं मैनेजर्स के एंड एम्प्लॉयज की कि वो बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट आता है वो डाटा माइनिंग आता है। डाटा माइनिंग में मतलब ही ये होता है कि हमने अपने नॉलेज के साथ कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ, इनके मोर डिस्कवरी ड्रिवन दैट ओवरऑल। यहाँ पे हमें जितना भी डिस्कवरी डाटा हुआ है हमने उस डाटा को कंपेयर करना होता है प्रीवियस नॉलेज के साथ। फाइंड हिडन पैटर्न्स रिलेशनशिप्स इन लार्ज डाटाबेसेस। अच्छा, जितने भी हिडन पैटर्न्स है उनके छुपे हुए पैटर्न्स इनके जरिए हमने करना है। अगर हमने एक चेयर का भी पैटर्न बनवाना है कि हमने उसके आइडेंटिफिकेशन करवाने की, ये चेयर है या इसका ये रिलेशनशिप है लार्ज डाटाबेसेस में, तो हमें उसका पैटर्न दिखाना पड़ता है। इनफर रूल्स टू प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर। अच्छा, अब हमने जितना भी रूल बनाया उसके अंदर हमने ये प्रिडिक्ट किया कि हमारा फ्यूचर का बिहेवियर कैसे था, हम कैसे रह रहे हैं, किस तरह से चीजों को डील कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को कैसे लेके इंक्रीमेंट आगे से आगे हम करवा रहे हैं। अब आते हैं these pattern and rules are used to guide decision making and forecast the effect of those decisions. Properly used to provide detailed analysis of patterns in customer data for one-to-one marketing companions are to identify profitable customers. Less well known, used to trace calls from specific neighborhoods that use stolen cell phones and own accounts. ये पैटर्न जितने भी हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके पहले यहाँ पे हमारे पास जो आया है पैटर्न एंड रूल्स आर यूज्ड टू गाइड डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्ट द इफेक्ट ऑफ दोस डिसीजन। फोरकास्ट का मतलब है मशीन गोई करना, कि ये आइडिया लगाना कि जो हमने वर्किंग की है सही तरीके से काम कर रही है, इनकी डिसीजन मेकिंग कैसे चल रही है, इनका इफेक्ट कैसे चल रहा है, प्रॉपर्ली हम किस चीज को यूज करें जो प्रोवाइड करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस, यानी कि पूरी डिटेल में प्रोवाइड। और इनके पैटर्न के जितने भी कस्टमर्स का डाटा है, एक 1-to-1 मार्केटिंग हम करते हैं कैंपेन्स लगाने के लिए जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबल कस्टमर चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम प्रॉफिटेबली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब लेस वेल नोन, वो चीजें जिनके बारे में हमें कम आइडिया होता है। यूज टू ट्रेस कॉल्स फ्रॉम स्पेसिफिक नेबरहुड, कि हमने अपनी जगह से चेक करना है कि हमने जो कॉल्स की हैं उनको बेहतर तरीके से हम क्या ट्रेस कर सकते हैं। या स्टोलन सेल फोन, जिसके जरिए हमारे स्टोलन सेल फोन या फोन के अकाउंट जो भी हैं उनको ट्रेस किया जा सकता है, इधर ये प्रोसेस ठीक है कि नहीं है, इसके जरिए हमने इसमें ये चेकिंग करते हैं। ओवरव्यू ले चुके हुए हैं, अब हम आज जो टॉपिक पढ़ना है उस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर नाउ। इंटरनेट यूज पॉलिसी। एंड इंटरनेट यूज पॉलिसी में क्या आता है, हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट के अंदर कौन सी पॉलिसीज लगाई गई हैं, किन पॉलिसीज को बेस बना के इंटरनेट की आगे जो हमारे पास कैटेगरीज हैं उनको हमारे लिए यूजफुल बनाया गया। एंड इंटरनेट यूज पॉलिसीज कंटेन जनरल प्रिंसिपल्स टू गाइड द प्रॉपर use of internet because of the large amount of computing resources that internet users can expand. It is essential that such be eliminated. In addition, the internet contains numerous material that some believes are offensive, make regulation in the वर्कप्लेस रिक्वायरमेंट। अब हमारे पास जितना भी इंटरनेट के ऊपर पॉलिसी है वो ये बताती है कि आपका जनरल प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मौजूद होनी चाहिए, जिसके ऊपर आप लार्ज अमाउंट जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है उनको यूज करके फर्दर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, उनके एसेंशियल को बता सकें कि आपका जो यूज है वो कैसे जा रहा है, आपका फैंसी वैल्यूज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जिनके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं। साइबर प्राइवेसी पॉलिसी। अब इंटरनेट प्राइवेसी पॉलिसी के बाद आता है ईमेल के ऊपर हम जो प्राइवेसी लगाते हैं उसके अंदर हमारा डाटा कैसे वर्क करता है, उसकी डिटेल्स क्या आती हैं, किस तरह से इमेजेस को हम लोग जो मैसेजेस हैं उनको कैसे रीड करते हैं, दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। हमारी जो ईमेल है उसके अंदर जो शेयर करेंगे वो ही जाएगी से इंस्टेंट मैसेजेस में हमें, या फिर ऐसी ईमेल जिसको हमने कोलैबोरेटिवली बनाया है, जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाते हैं, इसी तरह कोलैबोरेटिव ईमेल हो सकती है जो कि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। ऐसा कोई रूल एंड बना सकते हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि आप लोग क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, जैसे हमारे मैसेजेस हम तक ही रहते हैं, अगर हम किसी के साथ शेयर करें तो वो आगे जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ईमेल मैसेजेस। सेंडर्स कंप्यूटर ईमेल मैसेजेस, सेंडर्स ईमेल प्रोवाइडर सर्वर ईमेल मैसेजेस, रिप्रेजेंट ईमेल प्रोवाइडर सर्वर ईमेल मैसेजेस, रेसिडेंट कंप्यूटर्स के कौन कौन से मैसेजेस हैं जिनको वो शेयर कर रहा है या उनके बारे में मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये हमारे पास आते हैं टिपिकल ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी। टिपिकल ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी में क्या करते हैं, डिफाइंस एलिमिनेट ईमेल यूजर्स
They explain what happened to account एंड लीव द ऑर्गेनाइजेशन के टिपिकल ईमेल जो जितनी भी प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास एक जो पर्सन है वो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है तो उसके पास उस ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल अकाउंट होगा, तो उसको ईमेल अकाउंट को भी जरूरत है कि वो छोड़ दे ताकि उस तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, मतलब जो आज उसके बाद जाने के बाद इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है या कोई ऐसी बात हो रही उस तक ना पहुंची जाए. एक्सप्लेन बैकअप प्रोसीजर टू यूज will now that at the same point even if a message is deleted from their computer it is still stored by the company कि अगर यहाँ पे stored किया जाए तमाम कंपनी के अंदर. describe the convenient ground for the reading emails and the process required before such actions is performed. इस तरह के जितने भी हमारे पास अगर कोई रीडिंग या प्रोसेस ऐसा आता है तो उसमें से कुछ एक्शन इस तरह के परफॉर्म किए जाते हैं जो कि हमारी ईमेल की प्राइवेसी को सेव रखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्करेज करना सेंडिंग जंक ईमेल्स. ऐसी ईमेल्स जो कि स्पैम में जाती हैं उनको डिस्करेज करना यहाँ पे कि आपको कैसे रिसीव करना है और आगे से डाटा कैसे लेके जाना है. अटेम्प्टिंग टू मेल वॉर्मर साइट के अपने साइट को कैसे लेके जाना है, सेंड कैसे करना है. मैसिव अमाउंट ऑफ ईमेल्स, मैसिव यानी कि जुड़ी हुई अमाउंट की ईमेल्स कैसे एक स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंचानी है. फिर वो जो कि कार्ड बनता है जो यूजर को सर्वर्स करवाता है. स्टॉप फंक्शनैलिटी का इन्फॉर्म्स यूजर द ऑर्गेनाइजेशन नो कंट्रोल ओवर ईमेल वंस इट हैज बीन ट्रांसमिटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल जो होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है फिर उसके बाद क्या होता है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो ईमेल है उसको कंट्रोल रखना होता है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमने उस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं पहुंचाना होता. इसको additional more specific social media policies a company might choose to implement include employee online communication policy, detailing brand communication, employee blog, personal blog policies, employee social network and personal social network policies, employee Twitter, corporate Twitter, personal Twitter policies, employee LinkedIn policies, employee Facebook usage and brand usage पॉलिसी, कॉर्पोरेट यूट्यूब पॉलिसी. ये तमाम वो वाली पॉलिसीज हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लगाई जाती हैं और ये तमाम एम्प्लॉयज पर लगती हैं कि इन्होंने इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर या इन्हीं लिंक के अंदर रहते हुए अपनी चीजों को आगे से आगे पहुंचाना. वर्क प्लेस मॉनिटरिंग पॉलिसी, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग पॉलिसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ताकि हमारे डाटा की पॉलिसी के ऊपर रखते हुए काम किया जा सके, हमारे डाटा को सिक्योर किया जा सके, उनको इंक्रीज किया जा सके. मॉनिटरिंग हमारे पास चॉइस होती है कि हम इसमें जितना भी रिस्क आ रहा है उसको देख सकें. और एम्प्लॉय मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या होती है? वो पॉलिसी जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या एक्सप्लोरिंग करते हैं. व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे हमने कंपनी को मॉनिटर करना है, काम की ऑर्गेनाइजेशन को जानी, सेवरल सिचुएशन कौन कौन सी आ सकती हैं, उनको स्टेट कैसे करना है, इन सारी सिचुएशंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. एक्सप्रेसली हमें कम्युनिकेट कैसे करना है अपनी कंपनी के साथ, उनके राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे देखना है, कॉन्सिक्वेंस कैसे करना है, वायलेट जितने भी उन्होंने किए हैं उनका अंदर रहते हुए पॉलिसी के अंदर हमने कैसे हर एक को फोकस रखना है उस पॉलिसी के ऊपर. ये तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे हमारी पॉलिसीज के रिलेटेड आते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं हमारे पास इंटरनेट की दुनिया में. हम इस लेक्चर को एंड करने से पहले जो हमने आज लेक्चर में पढ़ा है उस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या चीजें पढ़ी थी, किन चीजों को डिस्कस किया था. कि लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स ओवरव्यू. Information does not have ethics. People do information itself has no ethics. इंफॉर्मेशन क्या है उसका कोई एथिक नहीं होता. क्या पीपल जो है उनके पास इंफॉर्मेशन रखने के लिए एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद नहीं है. लेट्स सी. इट डज नॉट केयर हाउ इट इज यूज्ड. इट विल स्टॉप इटसेल्फ फ्रॉम स्पैमिंग कस्टमर्स, शेयरिंग इटसेल्फ. It is sensitive or personal or revealing details to third parties. Information cannot delete or perceive itself. Therefore, it falls to those who own the information to develop ethical guidelines about हाउ टू मैनेज इट. ये हमारे पास इसमें इसकी केयर नहीं होती कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या वो एथिकली हमारा जो कस्टमर्स है वो इस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन को रख रहा है या आगे से आगे मूव करता जा रहा है, उसको पर्सनल रिवीलिंग डिटेल कर रहा है, अपनी थर्ड पार्टीज को जो है उनकी अपनी इन्फॉर्मेशन की डिटेल जो है उनको खोल खोल के दे रहा है. इन्फॉर्मेशन को हम डिलीट नहीं कर सकते, अपने परसीव नहीं कर सकते क्या इन्फॉर्मेशन को. तो या फिर उस तरह से वो कर रहा है कि वो एथिकली क्या करता है, वो गाइडलाइंस देता है. उसको एथिकल इश्यूज ये होने चाहिए कि वो गाइडलाइन दे और किस तरह से उसको मैनेज करना है. नेक्स्ट आते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एग्जामिन्स द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेट्स इट्स डेफिनेशन, यूज, values and distribution, ensuring it has the type of data information requires to function and grow efficiently. Information governance is a method or a system of government for information management or control. Information compliance is the act of conferring acquisition
आर यील्डिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या करती है, वो एग्जामिन करती है तमाम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, इन्फॉर्मेशन को, फिर उनकी डेफिनेशंस बताती है, उनकी वैल्यूज को अंडरस्टैंड करती है, फिर उनके टाइप बताती है कि क्या टाइप है, किस हवाले से वो फंक्शन को देख रहा है, क्या वो ग्रो कर पा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन का जितना भी मेथड है वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, उसकी कंप्लाइंसेस बताता है, उनकी इक्विजिशन या यील्डिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आगे लेके जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी चीज की मल्कियत होना। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी इज एन एथिकल इशू दैट फोकस ऑन owns information about individuals and how information can be sold and exchanged. A few years ago, the idea of information management, governance, and compliance were relatively observed. Today, these concepts are a must for virtually every company, both domestic and global, primarily due to the role digital information plays in corporate legal proceedings or litigations. Frequently, digital information serves as a key evidence in legal proceeding. It is a fair, easier to search, organize and filter than paper document. ये पेपर डॉक्यूमेंट के मुकाबले में क्या करती है, इजीली आप उसको फिल कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उस आइडियाज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट जो है वर्चुअली तमाम कंपनीज के साथ ड्रामेटिकली उनको शो करते हैं, उनको डिजिटल इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि प्ले करती है एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल। डिजिटल इन्फॉर्मेशन को हम एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो इसको प्रोसीड करती है और इसको ऑर्गेनाइज करती है, फिल्टर करती है तमाम पेपर डॉक्यूमेंट को। डिजिटल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू destroy, especially if it is on corporate network or sent by email. In fact, the only reliable way to truly obligate digital information is to destroy the hard drives where the फाइल आर डिस्ट्रॉय। डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सट्रीमली आपकी डिफिकल्ट करती है, तमाम चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है, स्पेशली ये कॉपरेट करती है नेटवर्क के साथ, ईमेल्स के थ्रू। और जो ये रिलायबल वे होता है जो कि हमारा ट्रूली ऑब्लिगेट करता है जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना हार्ड ड्राइव में जहाँ पे फाइल को स्टोर किया जाता है, तो वहां से चीज़ों को निकाल देना और फिर निकाल के उनको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना। अब ये डिस्कवरी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी क्या करती है, एबिलिटी इसके अंदर होती है कि वो कंपनी को आइडेंटिफाई करे, सर्च करे, गैदर करे, साइज आर एक्सपर्ट डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्डिंग टू अलिगेशन, ऑडिट, investigation or information inquiry. As the importance of e-discovery grows, so does information governance and important information एंड कंपाइलेंस आ जाती है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल डिस्कवरी है वो इस काबिल बनाती है हमारी इन्फॉर्मेशन को, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको सर्च कर सकें, फिर उसके बाद उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में हम एक्सपर्ट करते हैं, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लिगेशन ही हम ऑडिट बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जितना हमारा डिस्कवर हो रहा है डाटा उसको आगे से आगे लेके जाते हैं, उनकी ग्रोथ कराते हैं, इन्फॉर्मेशन कंपाइलर्स बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। The Child Online Protection Act was passed to protect minors from accessing inappropriate images on the internet, providing an overview of some of the important law in the individual and firms must follow in managing and protecting information. कि चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन यानी कि ऐसा लॉ जो कि चाइल्ड यानी कि माइनर्स पे अटैक कर रहा है या किसी चाइल्ड को हरास करता है या उसको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इंटरनेट में ऐसा लॉ बनाया गया है, साइबर क्राइम में कह लें, कि जिसके जरिए हमारे प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइनर्स को कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोटेक्टिंग वे में उसको यूज करें और उसका मिस यूज ना किया जाए। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसीज। अब एथिकल कितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो पॉलिसीज को यूज करेंगे, वो कैसे करते हैं, लेट्स सी। ethical computer use policies in case that illustrate the pillars of online betting. A leading internet poker site reported that a hacker exploited a security flaws to gain an instrument edge in high stakes no limit taxes hold tournaments, the ability to see his opponent's whole cards. कि एथिकल जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके पास ये पॉलिसी होती है कि वो अपना ऑनलाइन जो होता है वो बेटिंग करते हैं, बीटिंग कर सकते हैं अपनी प्रॉपर साइट में, जो कि हैकर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको गेन करते हैं एक्सपर्ट में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जिनके मुकाबले में वो उनको स्टेट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ये एक डायग्राम आती है, यानी कि पिक्चर हमें शो हो रही है जिसमें हमें इकोलॉजिस्ट का बारे में बताया गया। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेसी पॉलिसी, एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी, ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी, सोशल मीडिया पॉलिसी, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग पॉलिसी। एथिकल कंप्यूटर यूज पॉलिसी क्या है, कि ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर हम एथिकली चीजों के बारे में बताते हैं कि हमारा जो सिस्टम है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक वर्क कर रहा है, इंप्लीमेंटेशन कर रहा है हमारी प्राइवेसी को, और इनको एक्सेस कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी के अंदर रहते हुए। ईमेल प्राइवेसी क्या होगी, कि ईमेल्स को बनाना है सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया की एप्स को यूज
यूज करते हुए, और वर्क प्लेस यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस जगह मॉनिटरिंग करनी है कि आपकी जो एथिकल इश्यूज है उनको किया जा रहा है। अब यहाँ पे एथिकली हमें ये भी बताया चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, ई डिस्कवरी में, इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, ये सारे हमारे एथिकली चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। इंटरनेट यूज पॉलिसी एंड इंटरनेट यूज पॉलिसी में क्या आता है, हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट के अंदर कौन सी पॉलिसीज लगाई गई हैं, किन पॉलिसीज को बेस बना के इंटरनेट की आगे जो हमारे पास कैटेगरीज हैं उनको हमारे लिए यूजफुल बनाया गया। इंटरनेट यूज पॉलिसीज कंटेन जनरल प्रिंसिपल्स टू गाइड द प्रॉपर use of internet because of the large amount of computing resources that internet users can expand. It is essential that such be eliminated. In addition, the internet contains numerous material that some beliefs are offensive, make regulation in the workplace requirement. अब हमारे पास जितना भी इंटरनेट के ऊपर पॉलिसी है वो ये बताती है कि आपका जनरल प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मौजूद होनी चाहिए जिसके ऊपर आप लार्ज अमाउंट जितने भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है उनको यूज करके फर्दर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, उनके एसेंशियल को बता सकें कि आपका जो यूज है वो कैसे जा रहा है, आपका फैंसी वैल्यूज क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जिनके ऊपर आप लोग वर्क कर सकते हैं। साइबर प्राइवेसी पॉलिसी, अब इंटरनेट प्राइवेसी पॉलिसी के बाद आता है ईमेल के ऊपर हम जो प्राइवेसी लगाते हैं उसके अंदर हमारा डाटा कैसे वर्क करता है, उसकी डिटेल्स क्या आती हैं, किस तरह से इमेजेस को हम लोग जो मैसेजेस हैं उनको कैसे रीड करते हैं, दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, हमारी जो ईमेल है इसके अंदर जो शेयर करेंगे वो ही जाएगी। से इंस्टेंट मैसेजेस में हमें या फिर ऐसी ईमेल जिसको हमने कोलैबोरेटिवली बनाया जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप बनाते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाते हैं, इसी तरह कोई कोलैबोरेटिव ईमेल हो सकती है जो कि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। ऐसा कोई रूल एंड बना सकते हैं लेकिन ऐसी नहीं कि आप लोग क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, जैसे तो हमारे मैसेजेस हम तक ही रहते हैं, अगर हम किसी के साथ शेयर करें तो वो आगे जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ईमेल मैसेजेस, सेंडर्स कंप्यूटर ईमेल मैसेजेस, सेंडर्स ईमेल प्रोवाइडर सर्वर्स ईमेल मैसेजेस, रिप्रेजेंट ईमेल प्रोवाइडर सर्वर ईमेल मैसेजेस, रेसिडेंट कंप्यूटर्स में कौन कौन से मैसेजेस हैं जिनको वो शेयर कर रहा है या उनके बारे में मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये हमारे पास आते हैं टिपिकल ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी। टिपिकल ईमेल प्राइवेसी पॉलिसी में क्या करते हैं, डिफाइंस एलिमिनेट ईमेल यूजर्स this extent what happened to accounts and leave the organization। कि टिपिकल ईमेल जो जितनी भी प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसमें ऐसा होता है कि हमारे पास एक जो पर्सन है वो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है तो उसके पास उस ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल अकाउंट होगा, तो उसको ईमेल अकाउंट को भी जरूरत है कि वो छोड़ दे ताकि उस तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, मतलब जो आज उसके बाद जाने के बाद इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है या कोई ऐसी बात हो रही उस तक ना पहुंची जाए। एक्सप्लेन बैकअप प्रोसीजर टू यूज will now that at the same point even if a message is deleted from their computer it is still stored by the company। कि अगर यहाँ पे स्टोर किया जाए तमाम कंपनी के अंदर। डिस्क्राइब द रिमेनेंट ग्राउंड फॉर द रीडिंग ईमेल्स एंड द प्रोसेस रिक्वायर्ड बिफोर सच एक्शन इज परफॉर्म्ड। इस तरह के जितने भी हमारे पास अगर कोई रीडिंग या प्रोसेस ऐसा आता है तो उसमें से कुछ एक्शन इस तरह के परफॉर्म किए जाते हैं जो कि हमारी ईमेल की प्राइवेसी को सेव रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्करेज करना सेंडिंग जंक ईमेल्स, ऐसी ईमेल्स जो कि स्पैम में जाती हैं उनको डिस्करेज करना। यहाँ पे कि आपको कैसे रिसीव करना है और आगे से डाटा कैसे लेके जाना, पूरे अटेम्प्टिंग टू मेल वॉर्मर साइट के अपने साइट को कैसे लेके जाना, सेंड कैसे करना, मैसिव अमाउंट ऑफ ईमेल्स, मैसिव यानी कि जुड़ी हुई अमाउंट की ईमेल्स कैसे एक स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंचानी है। फिर वो जो कि कार्ड बनता है जो यूजर को सर्वर्स करवाता है स्टॉप फंक्शनैलिटी का, इन्फॉर्म्स यूजर द ऑर्गेनाइजेशन नो कंट्रोल ओवर ईमेल वंस इट हैज बीन ट्रांसमिटेड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल जो होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है फिर उसके बाद क्या होता है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन से जो ईमेल है उसको कंट्रोल रखना होता है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हमने उस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं पहुंचाना होता। इसको additional more specific social media policies a company might choose to implement include employee online communication policy, detailing brand communication, employee blog, personal blog policies, employee social network and personal social network policies, employee Twitter, corporate Twitter, personal Twitter policies, employee LinkedIn policies, employee Facebook usage and brand usage पॉलिसी, कॉर्पोरेट यूट्यूब पॉलिसी। ये तमाम वो वाली पॉलिसीज हैं जो सोशल मीडिया के जरिए लगाई जाती हैं और ये तमाम एम्प्लॉयज को लगती हैं कि उन्होंने इन्हीं एक्टिविटीज के अंदर या इन्हीं लिंक के अंदर रहते हुए अपनी चीजों को आगे से आगे पहुंचाना है। वर्क प्लेस मॉनिटरिंग पॉलिसिंग, वर्क प्लेस मॉनिटरिंग पॉलिसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ताकि हमारे डाटा की पॉलिसी के ऊपर रखते हुए काम किया जा सके, हमारे डाटा को सिक्योर किया जा सके, उनको इंक्रीज किया जा सके। मॉनिटरिंग हमारे पास चॉइस होती है कि हम इसमें जितना भी रिस्क आ रहा है उसको देख सकें। और एम्प्लॉय मॉनिटरिंग पॉलिसी क्या होती है, वो पॉलिसी जिसमें हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग करते हैं
या एक्सप्लोरिंग करते हैं व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे हमने कंपनी को मॉनिटर करना है, काम की ऑर्गेनाइजेशन को जानी है, सेवरल सिचुएशन कौन कौन सी आ सकती हैं, उनको स्टेट कैसे करना है, इन सारी सिचुएशंस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्रेसली हमें कम्युनिकेट कैसे करना है अपनी कंपनी के साथ, उनके राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे देखना है, कॉन्सिक्वेंस कैसे करना है, वायलेट जितने भी उन्होंने किए हैं उनका अंदर रहते हुए पॉलिसी के अंदर हमने कैसे हर एक को फोकस रखना है उस पॉलिसी के ऊपर। ये तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे हमारी पॉलिसीज के रिलेटेड आते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं हमारे पास इंटरनेट की दुनिया में। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से टीएसपी भी कहते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोसेसिंग। इसमें क्या आता है, द लिमिटेशंस व न्यूमेरियस। हाँ जी, हमारे लिमिटेशंस के बारे में हमें बता दिया जाता है। द प्रॉब्लम कनेक्टेड विद एंटरिंग द प्रोग्राम एंड द डाटा टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। इसका प्रॉब्लम क्या होगा, हम जैसे ही प्रोग्राम में एंटर होते हैं हमारा जो कंप्यूटर होता है वो उसके साथ प्रोसेस करना शुरू कर देता है। प्रोग्रेसिंग ऑफ द डाटा एंड सेविंग द रिजल्ट। हमारा जितना भी डाटा वो क्या करता है उसको सेव करता है, उसके ऊपर जितना भी तक प्रोग्रेसिंग करता है, प्रोग्रेसिंग करने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद काम को आगे लेके जाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड द रिजल्ट अमंग द इंगेज्ड इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स। हाँ जी, इंडिविजुअल्स यानी कि 1 by 1 रखते हुए काम करते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड, मेमोरी कैपेसिटी, प्रॉब्लम्स विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, मेमोरी होनी चाहिए, फिर चीज़ों को देखकर हम सॉफ्टवेयर की वर्किंग कराते हैं। ईच ऑफ द कंस्ट्रक्टेड सिस्टम वर सेपरेट which sometimes resulted in entering the same data within an organization in a multiple way and frequently in different formats। हम लोग क्या करते हैं कि हर जो डाटा कंस्ट्रक्ट किया होता है उसको हम सेपरेट करते हैं पहले, फिर उसका रिजल्ट देखेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया, फिर उनके मल्टीपल वेज हैं, हम सबको डिफरेंट फॉर्मेट्स में देखते हुए वर्क करवाएंगे। अदर डिफिकल्टीज कौन कौन सी हमें आ सकती हैं, वर यूजिंग unreliable input media with the long term processing and spreading the user from processing the data on a computer which he could only prepare। कि वो ऐसा डाटा जिसके ऊपर ये अकेले वर्क कर रहा है वो रिलायबल डाटा होता है और लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हमें कंप्यूटर जो होता है वो अकेला ही प्रिपेयर करता है और उसके ऊपर रखते हुए वर्क करवाता है। द सिस्टम वर इफेक्टिव इन द केस मैथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस whose finding were interpreted manually। Their usefulness is supporting management was reduced और to spending up numerical calculations के कौन कौन सी calculations कैसे लेके चलते हैं इस हवाले से उनको स्प्रेड करवाया जाता है, काम को आगे बढ़वाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांजैक्शन सिस्टम प्रोसेसिंग समराइजिंग। इसमें हमारे पास जो आती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में परफॉर्म करना है, रिकॉर्ड जितनी भी ट्रांजैक्शन गई है ना हमारी डेली की उनको करना है। सेल्स का ऑर्डर क्या आया, कितनी एंट्रीज हमने की, पे रोल क्या आया, शिपिंग क्या आया, ईच एंड एवरीथिंग का हमने रिकॉर्ड रखना होता है। अलाउ मैनेजर्स टू मॉनिटर स्टेटस ऑफ ऑपरेशंस एंड रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारे जितने भी मैनेजर्स हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि वो मॉनिटर करें स्टेटस जितना भी ऑपरेशन का और रिलेशन करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। सर्व ऑपरेशनल लेवल को देखते हुए हम उनको सर्व करते हैं। सर्व प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड गोल्स एंड डिसीजन मेकिंग। हम पहले से बने हुए गोल के ऊपर डिसीजन लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग कि हमारा जो गोल है वो सही तरीके से फुलफिल कर पाएंगे, उसकी अचीवमेंट सही तरीके से ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसके अंदर हम फर्दर वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आती है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम सपोर्ट द मॉनिटरिंग, कलेक्शन, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन के बेसिक बिजनेस किस तरह से हमने इसके ऊपर काम को लेके चलना है, मॉनिटर करना है, कलेक्ट करना है, स्टोरेज करना है, डाटा को आगे लेके जाना है। बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होंगे। इट आल्सो प्रोवाइड्स द इनपुट डाटा, ये हमें इनपुट डाटा प्रोवाइड करती है। अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हैं सेवरल समटाइम्स सेवरल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं कंपनी के अंदर। ट्रांजैक्शन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम जो होते हैं वो क्रिटिकली सक्सेस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिंस दे सपोर्ट कोर ऑप्शंस आ जाते हैं ऑपरेशन सच एज परचेजिंग और मटेरियल्स, बिलिंग कस्टमर, प्रिपेयरिंग अ पेरोल एंड शिपिंग गुड्स टू कस्टमर्स आ जाते हैं कि आपने किस तरह से कस्टमर को देते हुए वर्क करवाना है, चीज़ों को आगे लेके चलना है, आपकी सक्सेस क्या है, मटेरियल्स क्या है, बिलिंग किस तरह से आप लोग कस्टमर्स की कर रहे हैं, सारी चीज़ें आती हैं। रिटेल स्टोर्स में क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल के मतलब ये आपका जैसा ही पॉइंट आया आपने चीज़ खरीदी
कि आपने फॉरन पेमेंट कर दी, देयर सेल इज कंप्लीटेड एंड इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड। वो यही कह रहा है कि फॉरन खरीदो और तरीके की पेमेंट कर दो, और कलेक्टर आप करते हो रेवेन्यू, आपका जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी खर्चा वगैरह है, कंपनी की कैश पोजीशन पे जाके उसको करते हैं। ये सिमिलर नाउ टू द पार्ट ऑफ MIS कैटेगरी। इस जो भी ये पॉइंट है, आप इसको हमने MIS कैटेगरी में डाल दिया, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है। इसको हम लोग बिजनेस कैटेगरी में लेकर चलते हैं, जो हमारे बिजनेस कैटेगरी को डिफाइन करता है, बताता है कि हमारा बिजनेस किस तरह से। आज के लेक्चर में भी पॉइंट्स हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है, उन सबको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उनका ओवरव्यू देख चुके हैं, प्रीवियस का ओवरव्यू देख चुके हैं, अच्छी तरह हर पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं, उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया, एलेबोरेट कर लिया है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।